वामसेव संगठन द्वारा जब भी कोई विषय निर्धारित किया जाता है तो विषय कोई निरुद्देश्य नहीं होता, उसके पीछे एक कोई मकसद होता है और उस मकसद को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए विषय के रूप में यहाँ पर उसे चर्चा के लिए रखा जाता है। अब मामला ये आया कि ये चालू सत्र जिसका अभी अध्यक्षीय प्रबोधन हो रहा है, इस सत्र का विषय वामसेव के मंच पर रखा गया जो राजनीति से संबंधित है, जबकि वामसेव संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आते होंगे तो उसका जवाब भी देना जरूरी होता है कि वामसेव संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और ये राजनीति पर चर्चा कर रहा है, लेकिन वामसेव संगठन को गैर राजनीतिक संगठन होते हुए भी राजनीति पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता हो गई, क्या ऐसे हालात निर्माण हो गए जिसकी वजह से वामसेव संगठन को राजनीति पर चर्चा करने का विषय यहां पर रखना पड़ा। इसके ब्रीफ में हम लोगों ने लिखा है कि सत्ता वो चाबी यानी मास्टर की है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। इस कथन को पढ़कर व सुनकर सत्ता के मोह में राजनीति से प्रभावित होकर हमारे समाज के कई लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई, मगर उन लोगों को राजनीति का शाब्दिक अर्थ भी ठीक से मालूम नहीं है, इसलिए उनको इस बात का भ्रम हो गया है कि वे राजनीति करते हैं। असल में राजनीति तो उनके साथ शासक वर्ग कर रहा है, इसलिए इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी हमारे राजनेता लाचार और मोहताज दिखाई देते हैं। उन्हें सही दिशा देने के उद्देश्य से यहां चर्चा कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं हो रहा है कि हम वामसेव के लोग ज्यादा बुद्धिशाली हो गए हैं, इसलिए हमारे ही संगठनों को या हमारे ही पॉलिटिक्स पार्टी बनाने वाले लोगों को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर वामसेव संगठन ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जो प्री रिक्वायरमेंट है वो प्री रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है। अगर वो पूर्व शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर वामसेव का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होने में तकलीफ आती है या पूर्ण हो नहीं सकता। वामसेव संगठन का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन का मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और 5 दिन के कैडर कैंप में भी ये बात मैं अवश्य रूप से बताता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन वामसेव संगठन का एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसका मोटो है, लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। अब व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होगा व्यवस्था परिवर्तन? तो मामला आता है कि व्यवस्था जो वर्तमान में लागू व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए पावर की जरूरत होती है। बिना पावर के, बिना ताकत के, बिना सत्ता के उस व्यवस्था को बदला जाना संभव नहीं है। अब बात आती है पावर की,
तो पावर कैसे मिलेगा? पावर मिलता है समाज से। पावर समाज से मिलता है, और समाज वो पावर कब देता है? जब समाज का दिमाग ठीक होता है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक होती है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए महापुरुषों के विचार और विचारधारा बहुत अनिवार्य है। ये प्रोसेस है इसका, व्यवस्था परिवर्तन का। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही, वो बात हमारे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं, मगर उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं करते। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं? विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है। विचार परिवर्तन के बिना किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब बाबा साहेब कह रहे हैं कि विचार परिवर्तन से ही सारा परिवर्तन होगा। कैसे? हमारे लोग माथा नहीं लगाना चाहते ना। दरअसल बात यह है, इसीलिए तो सारा सोचने का ठेका ही हमारे दुश्मन ने ले रखा है। हमारे लोग तो इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहते। बात शब्दों की, शब्द निर्माण किए जाते हैं, शब्दों का एक षड्यंत्र है, शब्दों का एक भ्रमजाल है। हमारा दुश्मन जिसने शब्दों के निर्माण का संपूर्ण ठेका लिया हुआ है, हमारे आदमी को तो सिर्फ उन शब्दों का अनुसरण करना या उसके ऊपर चलना या उसको मानना, इतना मात्र ही काम है। शब्द निर्माण करने का काम हमारे दुश्मन का है। हमारे पुरखों ने शब्द निर्माण किए, हमारे संतों ने शब्दों के निर्माण किए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया, बाल गंगाधर तिलक ने, कि ज्योतिबा फूले को काना मात्रा का भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने शब्द निर्माण किए। वो शब्दों के निर्माता थे। कलम कसाई, भट्ट ब्राह्मण, बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने शब्दों का निर्माण किया। माननीय कांशीराम साहब ने भी शब्दों का निर्माण किया, मगर वर्तमान में शब्दों का निर्माण कहीं पर भी नहीं हो रहा है हमारे समाज में। हमारे समाज में आज की तारीख में शब्दों का निर्माण करने वाले कोई नहीं है, और हमारा दुश्मन आए दिन नए शब्दों का षड्यंत्र रच करके आपके सामने रखता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ में क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि हम लोग चलो अभी इस काबिल तो नहीं हुए कि हम शब्दों का निर्माण कर सकें, मगर इस काबिल तो इस मंच ने, इस यूनिवर्सिटी ने हमें बना दिया है कि शब्दों का भेद तो जान ही सकते। शब्दों का निर्माण भले ही अभी हम न कर पा रहे हो, मगर शब्दों का भेद जानने के काबिल हम हो गए हैं। ये हमारा नजरिया, ये हमारा दृष्टिकोण बदल चुका है, और हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि अब दुश्मन के हर षड्यंत्र को हम समझ लेते हैं। बात क्या है कि अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो विचार परिवर्तन से ही ये संभव है। कैसे? मैं समझाता हूं लोगों को कि विचार परिवर्तन होने से व्यक्ति के, यानी समाज के, उस आदमी के व्यवहार में परिवर्तन होता है। विचार परिवर्तन होता है तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे राम साहब एक उदाहरण दे रहे थे कल परसों यहां पर, कि मुंबई में एक महिलाओं का विचार परिवर्तन हुआ, और उन्होंने अपने घर में जाकर के गणेश और देवी देवताओं की मूर्तियों को उठा करके गटर में डाल दिया। विचार परिवर्तन हुआ। विचार परिवर्तन होते ही व्यवहार में परिवर्तन हुआ।
व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, उसी को कहा जाता है समाज परिवर्तन। अर्थात विचार परिवर्तन से समाज परिवर्तन होता है और परिवर्तित समाज सत्ता में परिवर्तन करता है। विचार परिवर्तित समाज जो है वो सत्ता में परिवर्तन करता है और सत्ता में परिवर्तन करके सत्ता को अपने हाथ में लेता है और फिर उस सत्ता का उपयोग और प्रयोग करके वो व्यवस्था परिवर्तन का काम करता है। आज आप देख रहे होंगे पूरे भारत में अगर किसी ने रास्ते में पड़े हुए पत्थर जिस पर रोज कुत्ते पेशाब कर रहे हो, उस पत्थर को एक आदमी ने उठा करके सड़क के किनारे रख दिया और थोड़ा सा तेल सिंदूर उस पर डाल दिया, पूरे भारत में किसी की औकात नहीं कि उस पत्थर को उठा दे, किसी की औकात नहीं। अगर आपकी मेरी औकात होगी तो इस डर से पंगा नहीं लेंगे कि कोई हमें हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, ये सोच करके हम भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सत्ता व्यवस्था को कायम रखने में, जो सत्ता व्यवस्था को कायम करने के लिए बनी हुई है, वो सत्ता में इतना पावर है कि वो उस छोटे से पत्थर को भी उठाने के लिए आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। सत्ता है। कई जगह हम लोगों ने देखा सड़क के बीचों बीच मंदिर है, सड़क के बीचों बीच में मस्जिद है, सड़क छोटी हो गई है, वहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, कई बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, मगर वो जगह नहीं हट रही है। और अगर वास्तव में अगर इस पर कोई रिएक्शन ना हो, सत्ता या सत्ता के लोग या इस व्यवस्था के समर्थक अगर कोई हल्ला गुल्ला ना करे, अगर किसी प्रकार का कोई मुद्दा ना बनाए, तो उस पत्थर को साधारण सा बच्चा भी उठा करके फेंक सकता है। प्रशासन और पुलिस और वो तमाजामना तो बात की बात। इसे कहते हैं पावर, सत्ता। सत्ता जिसके पास होती है वो जैसा चाहे वैसा अपनी व्यवस्था का निर्माण करता है, नई व्यवस्था कायम करता है, पुरानी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देता है। तो मेरे कहने का मतलब और समझाने का ढंग ये है कि जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता जरूरी है, पावर जरूरी है, और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो तरीका सही है उस तरीके को लोगों ने नहीं अपनाया और डायरेक्ट शॉर्टकट मारा। बाबा साहब की, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब की एक चीज को तो पढ़ा लोगों ने कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मास्टर की सुन लिया, भागा मास्टर की के पास। मास्टर की कहाँ है ढूंढने में लगा, पता नहीं है, वो समाज के जेब में पड़ी है। अब अगर वो कैसे भी करके कुछ सत्ता के नजदीक पहुंच भी गया, तब भी वो सत्ता वो नहीं रही जो व्यवस्था परिवर्तन के काबिल हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि राजनीति हमारे लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने एक रास्ता दिया हमें राजनीति का, और उस राजनीति का रास्ता दिया तो हमारे लोगों ने देखा बस अब तो हमें सब कुछ मिल गया। उन्होंने समाज को तैयार करने का काम नहीं किया, समाज को तैयार करने का काम नहीं किया। अगर किसी ने थोड़ा बहुत कर भी दिया तो समाज को इस्तेमाल करने का काम किया। इस्तेमाल करने के लिए तोसीला भाषण दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब तो बाबा तेरा मिशन फलाना ही करेगा पूरा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी
ऐसे बातें कह करके समाज का इस्तेमाल किया, मगर समाज को प्रॉपर वे में तैयार नहीं किया जो लंबे समय तक उनका साथ दे सके, क्योंकि उनकी खुद की भी अपनी नीयत ठीक नहीं थी, उनका खुद का भी उद्देश्य जो है वो अलग था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये विषय यहाँ पर रखा है कि किस तरीके से हमारे लोग समझते हैं, हमारे लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। मैंने एक जगह पूछा, बिहार में एक साथी से पूछा इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो वो बैठते वक्त वो लंबा कुर्ता था, ऐसे ऐसे पकड़ा पीछे किया और कुर्सी पे बैठ गया। उसमें सलवट पड़ जाती है ना, लफड़ा होता है कुछ, बैठे सीधा नीचे दब जाए तो सल पड़ जाते हैं। तो मैंने देखा है नेताओं का स्टाइल, वो कुर्ता ऐसे ऊपर करते हैं फिर बैठते हैं। वो कुर्ता ऊपर करके बैठ रहा था, बैठते बैठते बोला हम लोग राजनीति न करता है, राजनीति में हूं। ओ, राजनीति करते हो? मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा राजनीति का अर्थ बता सकते हो? अर्थ का मतलब, राजनीति का अर्थ का मतलब कोई वो अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, दो अर्थ होते हैं, किसी भी चीज के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है। हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। कुर्ता तो बहुत कड़क और लंबा पहना है, हमको राजनीति का मगर शाब्दिक अर्थ बता दो ना। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा राजनीति कहते किसको है, चलो ये बताओ राजनीति किसको कहते हैं? बोला राजनीति किसको कहते हैं? ये क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हो आप? राजनीति तो राजनीति है, बस मैंने कहा यही पूछना चाहता हूं। राजनीति तो राजनीति है, इसीलिए तो तेरे को पता नहीं है। राजनीति, अगर राजनीति ना होती तो तेरे को पता होता, तब तो तेरे को पहले पता होता। वास्तव में तेरे लिए तो वो नीति राजनीति ही है। राजनीति का मतलब है जो रहस्यमय नीति है, जो आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है कि कौन सी पॉलिसी आपके किस सत्यानाश के लिए बनाई जा रही है, आपको बताया क्या जा रहा है और आपके पीछे किया क्या जा रहा है। यही तो है राजनीति, इसी को तो कहते हैं राजनीति। हमारे लोगों को ठीक ढंग से सरपंच का चुनाव लड़ना, एमएलए का चुनाव लड़ना, या किसी पार्टी का छोटा सा पदाधिकारी बन करके उनके पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमना, राजनीति न करता हूं। अरे सीधा न बोलना, चापलूसी न करता हूं। थोड़ा सा ही तो है अंतर, को ज्यादा अंतर नहीं है शब्द में। वो बोलता है राजनीति करता हूं, मुझे दिखता है वो चापलूसी करता है। वो चापलूसी को ही राजनीति मानता है। राजनीति को खेती तो है नहीं, कोई अनार की खेती है, कोई बादाम की खेती है, खेती तो है नहीं। तू करता क्या है भाई? उसको खुद को नहीं पता कि वो खुद भी राजनीति कर रहा है लोगों के साथ। झूठ बोलने का दूसरा नाम है राजनीति। सत्ता अलग चीज है भाई। मैंने तो अभी बहुत बारीकी से शब्दों को ढूंढना शुरू कर दिया है। सत्ता का मतलब अंग्रेजी में होता है राजनीति, अरे सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिक्स। और कई गाड़ियों के पीछे मैंने सिंबॉलिक देखा, एक शेर, एक चीते का फोटो है, नीचे लिखा हुआ नो पॉलिटिक्स। मैंने कहा भाई चीता भी राजनीति करता है? तो बाद में छोड़ दी और अब कह रहा है नो पॉलिटिक्स। जहां पर हमारा दृष्टिकोण खोजने वाला बन जाता है, जहां पर हमारा दृष्टिकोण
कुछ पाने वाला हो जाता है वहां खोज शुरू हो जाती है, और जहां खोज शुरू होती है वहां जरूर कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। मैंने कहा शेर को पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? ऊपर फोटो शेर का है, नीचे लिखा है नो पॉलिटिक्स। मैं समझ गया शेर मौन भाषा में ये कहना चाह रहा है अपने शिकारियों या अपने दुश्मनों को कि किसी प्रकार की राजनीति मत करना वरना पछताओगे, वरना शिकार बन जाओगे, शिकार करने आए हो। तो ये राजनीति का मामला जो है एक छुपी हुई नीति जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको परिणाम भुगतना होता है, उससे पहले आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आपको जब जूता लग जाता है, अरे ये कैसे हो गया, इसे कहते हैं राजनीति। ये है राजनीति जिसका आपको और हमको पता नहीं है। तो लोगों को राजनीति का शाब्दिक अर्थ भी मालूम नहीं है, उनको वास्तव में राजनीति क्या है ये उनको बिल्कुल ही पता नहीं है। और खास करके हमारे नेताओं के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है जो अपने विरोधी या अपने दुश्मन के प्रति वास्तव में राजनीति करने वाली कोई पॉलिसी भी नहीं है उनके पास। तो ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है, ऐसा कोई हिडन एजेंडा ही नहीं है कि उस दुश्मन को परास्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम हो। हम लोग जब सब्जेक्ट रखते हैं तो सब्जेक्ट का क्रम भी इस तरीके से रखते हैं कि 5 दिन तक ये चले तो एक क्लास की तरह चले, कक्षा जो होती है उसकी तरह चले, ताकि लोगों को आराम से समझ में आता जाए। अगर ये सब्जेक्ट हमने पहले रख दिया होता और पहले वाला सब्जेक्ट अब रख दिया होता, सत्यानाश हो जाता। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ के बता रहा हूं आपको। हमने विषय रखा था पहले, इससे पहले वाले सत्र में, वो था थिंक टैंक से संबंधित। क्या भारत के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली क्या इस देश के अंदर बुद्धिजीवियों का निर्माण, वो मिस्टेक हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मिस्टेक हुआ है उसमें, वो बुद्धिजीवियों शब्द जहां जीवियों लिखा था, क्या वो बुद्धिजीवियों का निर्माण करती है शिक्षा प्रणाली या फिर साक्षर लोगों की? कई सारे हमारे समाज के लोगों को प्रोफेसर साहब इस बात का भ्रम हो जाता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं पीएचडी हूं, या मैं इस तरीके से आईएएस हो गया हूं, या मैं इंजीनियर बन गया हूं, या डॉक्टर बन गया हूं। ये कई लोगों को इस बात का एक भ्रम होता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूं, इसीलिए तो मेरा यार सिलेक्शन हुआ है। उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए कि तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ है वो किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में हुआ है भाई। तुम एक विषय के, किसी एक टॉपिक के उसके विद्वान हो सकते हो, किसी एक क्षेत्र के आप माहिर हो सकते हो, मगर पूरे सर्वांगीण जानकारी के आप लोग जानकार बनने का जो भ्रम पालते हो, वो भ्रम ठीक नहीं है। ये होता है, ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है। क्योंकि ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली वास्तव में सिर्फ और सिर्फ साक्षर गुलाम पैदा करती है। अनिल जी ने यहाँ एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था अपना खुद का उदाहरण दिया कि मैं दो जगह वाइस प्रेसिडेंट हूं, मगर ये वाइस प्रेसिडेंट है किसके? रिलायंस के। अगर एक बात हमारे पास होती, एक शिक्षा हमारे पास होती, तो सुबह जो एक उदाहरण राम साहब ने यहां पर पेश किया था कि मिस्टर जे.एन. कंसोटिया वो यहां आने वाले थे, वो आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे मालूम है? क्योंकि 2 बार हमने उनका पहले भी नाम लिखा था, एक बार बॉम्बे के अधिवेशन में और पटना के अधिवेशन में। 2 बार नाम लिखा था,
2 बार नहीं आए। तो इस बार राणा साहब ने उनको कहा, भैया नाम लिखवाते हो ध्यान रखना, आएगा तो लिखवा, नहीं तो मत लिखवाना। बोला इस बार तो मेरे राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि वो राजस्थान के हैं कंसोटिया और प्रॉपर शायद जोधपुर के ही हैं, इसलिए उन्होंने कहा मेरे राजस्थान में हो रहा, मैं क्यों नहीं आऊंगा। मगर वो नहीं आए। उन्हें ही नहीं पता, हमें भी पता है कि वो सीनियर IAS है, उन्हें भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन वही अनिल जी की बात कि वो IAS होकर भी गुलाम है। उनके पास में विचारधारा नहीं है, उनके पास बामसेब की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं है, इस कॉलेज की डिग्री उनके पास में नहीं है, इस कॉलेज की डिग्री अनिल जी के पास में है। चाहे कैसे भी हो, भाई कार भी आ गए, आना है तो आना है, भले ही ना एक दिन के लिए आए, लेकिन आना है। इस कॉलेज की डिग्री राम साहब के पास में है, अपने बॉस से झगड़ा करके भी आ गए। बता रहे थे उनका 30 तारीख को ऑफिस शिफ्टिंग है, बोला तुम करते रहना ऑफिस शिफ्टिंग, ठीक है ना, मैं तो उधर शिफ्टिंग में जा रहा हूं। है ये जो ज्ञान, ये जो जानकारी, ये जो यहाँ है, उसमें और जो दुश्मन हमें डिग्री के रूप में दे रहा है, उसमें रात और दिन का अंतर है। वो चाहे टाई कोट वाले, चाहे वो सफेद पैंट वाले, शर्ट वाले, पियोन से लगा करके IAS तक वो सिर्फ नौकर पैदा करती है, बुद्धिजीवी पैदा नहीं करती। ये परफेक्ट बात है। और हमारे समाज में ऐसा कोई बामसेब के अलावा दूसरा कोई स्टेज या मंच या कोई इस तरीके का संस्थान बनाया नहीं है जहां पर उनको सामाजिक एजुकेशन मिल सके। आपको मालूम नहीं है, ब्राह्मण को रूटीन एजुकेशन के साथ साथ उसकी सामाजिक एजुकेशन मिलती है, जिसे वो ज्योतिष कहते हैं, और भी कई प्रकार की उनकी अपनी डिग्रियां होती है। वो इस एजुकेशन के साथ साथ वो एजुकेशन भी लेते हैं। जैनों में उनकी अपनी एजुकेशन है, उनके अपने शिक्षा केंद्र है, वहां पर उनको इस एजुकेशन के अलावा वो एजुकेशन दी जाती है। ये 2 वर्गों में अपनी खुद की अलग एजुकेशन है और हमारे पास में कोई एजुकेशन नहीं है। बामसेब संगठन ने इस शिक्षा का जो ये केंद्र खोला हुआ है, पूरे देश में इसके माध्यम से जो काम होता है, उससे हम लोग क्या निर्माण करना चाहते हैं और इस विषय के साथ उसका क्या संबंध है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे लोग राजनीति करते नहीं, राजनीति उनके साथ होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका अपना कोई थिंक टैंक नहीं है। थिंक टैंक नहीं है। हमारे लोग राजनीति कर रहे हैं, वे लोग राजनीति से प्रभावित होकर राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति से प्रभावित होकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को प्रभावित नहीं कर रहे। ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना, बोलने का ध्यान रखना, मैं कह क्या रहा हूं। वर्तमान आधुनिक अभी वर्तमान भारत में जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं या चाहे राजनीति करने वाले लोग हैं, वे तमाम लोग राजनीति से प्रभावित हैं। राजनीति को प्रभावित करने की उनकी क्षमता नहीं है। इस देश में पहला व्यक्ति था माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। वो राजनीति से प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। और आज हमारे जितने भी नेता हैं, वे राजनीति से प्रभावित हैं, राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं मैं। इस देश के अंदर एक ड्रामा चला,
एक तथाकथित ड्रामा जो आप लोगों के सामने आया था, आप लोगों ने देखा, पूरा देश जो है हल्ला महल्ला हो गया था। अन्ना हजारे, मैंने पंजाब में ही पहली बार कहा था, मैंने कही रामदेव अन्ना हजारे ये लोग मधारी के बंदर हैं। मधारी जब तक डुगडुगी बजाएगा तब तक नाचेंगे, डुगडुगी बंद कर देगा, मधारी का बंदर बैठ जाएगा, मधारी कटोरा लेकर के कैश करेगा, लाओ। ये मधारी के बंदर है। अब फिर भी हुआ क्या, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन से अन्ना हजारे ने थोड़ा बहुत राजनीति को प्रभावित किया। उसने थोड़ा बहुत राजनीति को हलचल में लाया। हालांकि वो ड्रामा था, उसका कोई सीरियस मामला नहीं था, वो एक ड्रामे में नाटक था, फिर भी। लेकिन उसका मैं परिणाम, उसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अन्ना हजारे ने राजनीति को प्रभावित किया और केजरीवाल राजनीति से प्रभावित हो गया शिकार। उसने राजनीति को प्रभावित किया, केजरीवाल राजनीति से प्रभावित हुआ। उसने देखा था अन्ना हजारे हीरो न बन जाए, उसको पीछे किया, खुद आगे आ गया, राजनीति से प्रभावित हो गया, राजनीति से प्रभावित हुआ, राजनीति का शिकार हो गया। ये होता है राजनीति का मामला। हमारे लोग, आपको उदाहरण दूं, पहले तो मुख्यमंत्री था, आज वो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। जब गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था तब भी उसके तो भाई तामझाम अलग ही होते थे, 100 गाड़ियों का काफिला आगे पीछे। एक मुख्यमंत्री का, आज तो प्रधानमंत्री है, थोड़ा और भी ज्यादा होगा। सही है, होना भी चाहिए, मगर क्या आप जानते हो, जो आदमी इतने लवाजमे के साथ में घूमता है, ताबड़तोड़ घूमता है, और एक आदमी साधारण सी कार में या बस में भी मौका मिले तो घूमता है, या छोटा सा मंच बना करके बैठता है, उसका आका मोहन भागवत। आरएसएस के मंच का आप लोगों ने कभी देखा हो दृश्य? हमने तो बहुत देखा है, ऑब्जर्वर हैं हम लोग, आंखें हमारी दूसरे तरीके की है। आरएमएस का कोई भी प्रोग्राम हो, सामने हमारे बेगार निकालने वाले लोग लाठी लेकर के, चड्डी पहन करके हजारों की संख्या में मैदान में खड़े होंगे, लेकिन मंच पर सिर्फ एक कुर्सी होगी। मंच पर सिर्फ एक कुर्सी होती है, दो नहीं। और जो उस प्रोग्राम का सिरमौर होता है, उसी के लिए कुर्सी होती है। इस देश का प्रधानमंत्री जब आरएसएस के दरबार में जाता है तो उसके सारे तामझाम धरे रह जाते हैं, और वो मोहन भागवत के कदमों में जाकर नीचे बैठता है, वहां दो कुर्सियां नहीं होती। उनका थिंक टैंक है, उनका थिंक टैंक है। वो जो थिंक तैयार करता है, जो विचार तैयार करता है, जो कार्यक्रम बनाता है, इन लोगों को सिर्फ अमल करने का होता है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। सुबह 2-4 लोगों के नाम किसी ने गिनाए थे, ये थिंक टैंक के लोग हैं उनके। हमारे लोगों के पास में थिंक टैंक नहीं है। माननीय कांसीराम साहब ने, राजनीति का मामला है इसलिए बार बार कह रहा हूं, उन्होंने थिंक टैंक तैयार किया था, उन्होंने थिंक टैंक तैयार किया था, और थिंक टैंक तैयार किया था इसी वजह से उनको दिशा मिली थी, इसीलिए वो आगे बढ़े थे। मगर जैसे ही थिंक टैंक खत्म हो गया, मामला खुद ही रफा दफा हो गया। हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, हमको राजनीति से प्रभावित लोग नहीं है, हमें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, न कोई हमें सत्ता का कोई मोह है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों को करनी चाहिए, वो जब नहीं होती है तब अंदर दर्द होता है, तब झटका लगता है। और होता क्या है, राजनीति में सुधार करने की बजाय
राजनीति में थिंक टैंक निर्माण करने की बजाय हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग आए दिन एक नया दल बनाते हैं। या तो कोई सीनियर आईएएस है और अपने जीवन में थोड़ा बहुत तामझाम से रह गया, उसको मालूम नहीं कि रिटायर होने के बाद में आईएएस की रिटायर की और बूढ़े बैल की दोनों की एक हालत होती है। मैंने देखा है, बूढ़ा बैल जो होता है ना, उसको कोई घर के सामने खड़ा भी नहीं करने देता है ना, फालतू खड़ा है, गंदगी कर देगा, गोबर कर देगा। और जब रिटायर आईएएस होता है ना, तो जिंदगी भर जो तामझाम में रहा, वो सोचता है, फिर खेल लिए घूमता है, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उधर थोड़ा दवाई मेडिकल का करना। देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा है। और जिंदगी भर आप जैसा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी त्यागी पुरुष, कोई भी समर्पित कार्यकर्ता चला जाए, बात भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब उसके बाद उसको क्या लगता है, तुरंत ही फटाक से उधर से निकले और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फला पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। 2-4 दिन जब तो खर्चा पानी मिलता है तो लोग आगे पीछे बोल, नहीं साहब बढ़िया माहौल है आपका, क्या बात करते, जहाँ जाते हैं आपकी चर्चा हो रही है, लाओ ना आज तो एंटीक्विटी चलेगी है। अरे भाई ज्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा उससे एसी से चला दे, एरिस्टोक्रेट से चला दे। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साथ 1-2 आदमी है ना, वो ब्रांडी के बिना लेता नहीं कुछ। अब उसका हाथ खुजरी है, माहौल ठीक चल रहा है ना, ठीक चल रहा है, नहीं जहां जा रहे हैं साहब बोल रहे हैं अब की बार तो आप या साला गिनती होती है 200 वोट, 250 वोट, 350 वोट। काहे का चुनाव लड़ा था भाई? एमपी का। अब इससे वार्ड पंच का भी लड़ता ना तो भी इतना तो मिल जाता, क्योंकि जो तेरे को दिया है ना, वो तेरे परिवार के रिश्तेदार लोग हैं, वो तो दे ही देते। ये क्या है? हर दिन हर आदमी नई पार्टी बनाकर खड़ा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये राजनीति से प्रभावित होने का मामला है। वो लोग राजनीति से प्रभावित हैं, वो राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति को प्रभावित एक मात्र व्यक्ति ने किया था, और वो थे कांशीराम। साथियों, इन राजनीति से प्रभावित जो लोग हैं, तो वो राजनीति से प्रभावित हैं, तो उनके साथ राजनीति हो, कौन सी बड़ी बात है? उनको नहीं मालूम, ये तो हमारे दलों की बात कर रहे हैं। जो दुश्मनों के दलों में है, वो टिकट पाने के बाद, मैंने एक एमएलए से पूछा था, रियल बता रहा, मैं सच्ची बात बोलता हूं मंच पर से, कभी मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। एक एमएलए से मैंने पूछा, मैंने कहा एमएलए साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप एमएलए बन गए हैं, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप दे देंगे? बोला पूछिए पूछिए। मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा इन सबको बाहर निकालो, अपन 2 ही रहेंगे, नहीं तो तुम्हारी नाक कट जाएगी इनके सामने। मुझे पहले मालूम था। मैंने कहा पहले इनको, अरे भाई ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा सवाल है? वही ना कुर्ता, बस साला कुर्ते में कड़प है, तेरे में कहां से आ गया? कुर्ते में कड़प तो उसने डाल दिया कलप वाले ने, पर तेरे में ये कहां से आ गया भाई? मैंने पूछा पहले इनको बाहर निकालो। चलो, उसने कहा ठीक है भाई बाहर जाओ। 2-4 उसके केले चपाटे थे, उसको बाहर भेजा। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा एमएलए साहब, एमएलए की फुल फॉर्म बताओ। तो बोले क्या बोलेगा? जिसको बाड़े में से पकड़ कर लाया कसाई ने बकरा काटने के लिए, है उधर लाके बांध दिया, उसको पूछ रहे हैं एमएलए क्या होता है? एमएलए की फुल फॉर्म बताओ तो नहीं बता पाया। बोला यार प्लीज ये बात किसी से कहना मत हो। असेंबली में, विधानसभा में विधायक की ड्यूटी होती है वो कानून बनाने की। आज दिन तक पता नहीं है, कई तो गुजर गए एमएलए बन गए, 4-4 बार रह गए, मंत्री रह गए, नहीं पता है।
इसलिए साथियों, दोनों तरफ, चाहे वो उन दलों में हो, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंट दल बना करके चल रहे हो, वे तमाम लोग राजनीति से प्रभावित है। राजनीति को प्रभावित वो नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति को प्रभावित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास थिंक टैंक का अभाव है। और थिंक टैंक बहुजन समाज में, मूल निवासी बहुजन समाज में अगर थिंक टैंक तैयार होता है तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह होता है और कहीं पर भी नहीं होता। इसलिए राजनीति करने वाले लोगों को अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वास्तव में ही कोई राजनीति करना चाहता है, वास्तव में अगर कोई राजनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करके उद्देश्य के लिए काम करना चाहता है, तो उसे दिशा की जरूरत होगी, और दिशा की जरूरत होगी तो हम लोग दिशा जरूर देंगे। वामसेप गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, मगर एक बात एकदम सत्य है कि हम राजनीति करते नहीं, मगर हमसे ज्यादा कोई राजनीति को जानता भी नहीं। ध्यान रखना, वामसेप के लोगों के अलावा, यानी वामसेप से संबंध में रहे, वामसेप विचारधारा वाले लोगों के अलावा किसी का इतना एटीट्यूड नहीं है कि वो राजनीति को अच्छी तरह समझ सके। हम राजनीति करते नहीं हैं, मगर राजनीति को भली भांति समझते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से, पूरे देश से आए हुए डेलीगेट्स के माध्यम से ये संदेश मैं उन नेताओं तक देना चाहता हूं कि आपसे हमारी कोई शिकायत, कोई गिला या शिकवा नहीं है, न ही हमें आपसे कोई परहेज है, मगर हम चाहते हैं कि आप सही दिशा में और अपने पुरखों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीति में रहें या राजनीति को प्रभावित करें, राजनीति से प्रभावित ना होवें। इसी के साथ जय मूल निवासी, जय भारत।